एक गांव में एक बनिए का नया नया ब्याह हुआ था। पूरी हवेली ब्याह के दूसरे दिन खाली हो गई। नाते रिश्तेदारों ने अपनी राह पकड़ी। बनिए के माँ बाप भगवान को प्यारे हो चुके थे। अब हवेली में बनिया और उसकी दुल्हन ही बचे थे। अब विवाह होते ही बनिए ने परदेश जाने के लिए पंडित से शुभ मुहूर्त पूछा, तो पंडित ने अगला ही दिन विदेश में धन कमाने के लिए शुभ बता दिया। अगली सुबह बनिए ने अपनी नई नवेली दुल्हन को सारी बात बताई और विदेश जाने की तैयारी में लग गया। नई दुल्हन कहने लगी, घर में न सास ससुर न ननद है न देवर जेठ, मुझे यहाँ किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। बनिया कहने लगा, क्या तुम दूध पीती बच्ची हो जो अकेले नहीं रह सकती। नई दुल्हन कहने लगी, दूध पीती बच्ची होती तो कोई डर नहीं था, भला ये दिन भी हमारे दूर रहने के हैं। अगर मुझे छोड़कर ही जाना था तो ब्याह काहे को किया। बनिया कहने लगा, मगर तुम्हें किस चीज की कमी है। तिमंजिली हवेली, तिजोरी में अनमोल हीरे मोती, अनगिनत जेवर हैं तुम्हारे पास। खूब खाओ पियो और मस्त रहो। अब लाचार नई नवेली ने ना कहने वाली बातें भी बनियों को कह दी, मगर वो नहीं माना। फिर वो कहने लगी, इतनी बड़ी हवेली में अकेली कभी कभार तबीयत बिगड़ जाए तो क्या करूंगी। मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। बनिया बोला, हवेली के पीछे वाला घर मेरे बाल सखा सुनार का है। मैंने उससे कह दिया है कि कभी वह सेठानी का काम ना टाले। वक्त बेवक्त कैसा भी काम पड़ेगा वो तुम्हारा काम कर देगा। मेरा वो सच्चा मित्र है। अब सेठानी ने और भी ज्यादा हट किया तो बनिए ने जोर देकर कहा कि तुम चिंता ना करो, सुनार सब संभाल लेगा। बनिए के विदेश जाते ही सेठानी का रोम रोम मीठे दर्द से तड़प उठा। अब चैन पड़े तो कैसे चैन पड़े। आटा आटा गूंदते हुए राम जाने उस पर क्या सनक सवार हुई जो उबलती दाल की डेगची चूल्हे में उलट दी। चूल्हे में दाल के गिरते ही अंगारे दहक उठे। जाकर पलंग पर लेटी और करवटें बदलने लगी। पूरा शरीर नशे में फन पटकने लगा। बौराई सी सेठानी अब सीधी जाकर सुनार की छत पर उतरी। निसंकोच होकर मेड़ी के किवाड़ खटखटाए। सुनार की अब नींद खुली तो सुनार कहने लगा, इतनी रात को कौन है भाई। सेठानी धीरे से बोली, आधी रात को कौन हो सकता है। सुनार ने जब आवाज को पहचाना तो हैरान रह गया। बड़ी मुश्किल से अटक अटक कर बोला, मैं रात को किवाड़ नहीं खोलूंगा, ये तो मेरे मित्र के साथ विश्वासघात होगा। सेठानी कहने लगी, अब ये किवाड़ सूरज उगने का इंतजार नहीं करेंगे। और फिर आपने अपने मित्र से वादा भी किया था कि आप मेरा कहा नहीं टालेंगे। फिर सुनार ने किवाड़ खोले तो उसके आंगन में घी के दिए जल गए। पलंग के चारों पायों पर मानो चांद अमृत बरसा रहा हो। पहली रात पलंग की मंशा पूरी होने पर सेठानी गर्भवती हो गई। 9वें महीने उसकी कोख से मानो चांद ही ने जन्म लिया हो। समय के साथ वो चांद भी अब पांव के बल चलने लगा, खेलने लगा, दौड़ने लगा और बोलने भी लगा था। 4 वर्ष की जुदाई के दौरान परदेश में सेठ ने खूब धन बटोरा। इधर सेठानी भी पलंग की माया बटोरने में पीछे नहीं रही। जिस तरह सेठ चुपचाप प्रदेश गया था, उसी तरह एक दिन सेठ अब हवेली के सामने पहुंचा और हवेली का दरवाजा खटखटाया। सेठानी का बेटा जो चौक के बीच खेल रहा था, जब उसने किवाड़ खटखटाने की आवाज सुनी तो वो दौड़कर दरवाजे के पास आया और एक छोटी सी लकड़ी उठाकर दरवाजा खोल दिया। फिर जब उसके सामने अजनबी नजर आया तो तुतलाती आवाज में बोला, किछे पूछ रहे हो। सेठ ने फिर उससे उल्टा सवाल कर दिया, तू कौन है। लड़का अचरज से बोला, ये मेरी हवेली है, आप किछे पूछ रहे हैं। ये तो बताया ही नहीं। सेठ सवाल पूछने वाले लड़के का चेहरा टुकुर टुकुर देखता रहा। 4 वर्ष पहले देखी अपनी नई नवेली दुल्हन का चेहरा हूबहू लड़के के चेहरे से मिल रहा था। वो मन में सोचने लगा, सेठानी ने इतनी खुशी वाली बात का समाचार क्यों नहीं मेरे पास भेजा। सेठ लड़के को गोद में उठाते हुए बोला, अरे छोरे, मैं तेरा बाप, इस हवेली का मालिक, परदेश गया था धन कमाने। सेठ तो लड़के को गोद में लेकर लाड करने लगा, मगर वो रो पड़ा और गोद से उतरकर भाग खड़ा हुआ। तभी अंदर से सेठानी आई तो उसके सामने साक्षात सेठ खड़ा था। एक पल को तो सेठानी के आंखों के आगे अंधेरा छा गया, किंतु अगले ही पल उसने अपने आप को संभाल लिया, शरीर की सारी शक्ति जुटाई
और फिर मुस्कुराकर बोली, बाईं आंख फड़कने का शगुन कभी झूठा नहीं होता, लेकिन आपने आने की खबर क्यों नहीं की? सेठ बोला, अरे सतवंती, औरतों को अपने घर वाले के आने का अपने आप ही पता चल जाता है, खबर करने की भला क्या जरूरत रह गई? सेठ की बात सेठानी के कलेजे में तीर के जैसे चुभी। 4 वर्ष बाद घर वाला लौटा तो सेठानी को रीत परीत तो निभानी ही पड़ी, मगर उसका मन तो सुनार के घर में भंवरे की तरह डोल रहा था। बेमन से भोजन तैयार किया, गुड़ का हलवा भी बनाया, सेठ के पास बैठकर पंखा हिलाते उसे भोजन भी कराया। आज सेठ को वर्षों बाद खाने में ऐसा स्वाद आया था। रात में सेठानी ने पलंग भी तैयार कर दिया। जब रण प्रदेश गए घर वाले से ना तो उसने कोई शिकायत की और ना ही उससे रूठी। 16 श्रृंगार करके पलंग की रीत पूरी करने में भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर सेठ को पलंग का स्वाद हलवे जैसा नहीं लगा, उल्टा मुंह कड़वा हो गया। माटी की लोद से भला कैसे अंगरली का आनंद मनाता। सेठ पलंग से उतरा और उसने सेठानी से ऐसा सवाल किया जिसका जवाब विरली ही औरतें अपने घर वाले को देती होंगी। सेठानी को टालम टोल करते देखकर सेठ ने कहा, डर मत पगली, हम महाजन हैं, बड़े लोग हैं, गंवार की तरह ऐसी वैसी बातों पर बखेड़ा खड़ा नहीं करते। हम गुस्से को दबाना अच्छी तरह जानते हैं। तुझे सुनार की कसम, मुझे सच सच बताओ। सुनार का नाम सुनते ही सेठानी के बदन में अंगारे भड़क उठे। अब यार की मर्यादा रखे कि अपने घर वाले की। वो सोचने लगी, घरवाला होता तो नई नवेली दुल्हन को छोड़कर परदेश क्यों जाता? आज ये कसम दे रहे हैं, परदेश जाते समय सोचना चाहिए था। इन्होंने कसम का मान रखते हुए आज सच बताना ही पड़ेगा। अब सेठानी सेठ को ऐसे सारी बातें बताने लगी जैसे अपनी सहेली को बता रही हो। उसने उससे कुछ नहीं छिपाया। अचरज की बात तो ये थी कि सेठ भी शांति से सारी बात ऐसे सुनता रहा जैसे किसी दूसरे की लुगाई से सुन रहा हो। सेठ सारी बात सुनकर चुपचाप सुनार के पास पहुंचा और ठंडे लहजे में कहा, तू मेरे बचपन का मित्र है, एक साथ खेले, एक साथ पले बड़े। मैंने तुझे भाई के समान माना था, तूने ये घात कैसे कर दिया? सुनार ने सोचा, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। भांडा फूटना था सो फूट चुका। उसने बेधड़क जवाब दिया, औरत से बड़ा मित्र नहीं होता। जब वही घात करने चली तो मेरी क्या औकात? और तुम्ही ने तो कहा था कि उसका कहा ना टालूं। मैंने तो मना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर वही नहीं मानी। अब फिर मैं क्या करता? मुझे दोष देना फिजूल है। सुनार इतनी समझदारी से बात करेगा, सेठ ने यह सपने में भी नहीं सोचा था। फिर सेठ कहने लगा, मैं किसी को दोष नहीं देता, ना तो सेठानी को ना तुझे। मैं तो अपने आप को दोष भी नहीं देता। जो होना था सो हुआ, लेकिन आपस में कोई विवाद ना हो तो हम सबके लिए अच्छा ही है। ये छोरा तेरे अंश का होते हुए भी इसका बाप मैं ही कहलाऊंगा। मेरा बेटा मुझे दे दे। सुनार भी अब पीछे हटने वाला कहाँ था। सोचा कि अब पोल खुल ही गई है तो शर्म किस बात की। वो कहने लगा, जब बेटा मेरा है तो बाप और कोई कैसे हो सकता है? मैं अभी जिंदा हूँ। बेटे पर माँ से ज्यादा बाप का हक होता है। हर बात पर लोभ अच्छा नहीं है। सेठ जी इधर किसी भी सूरत में लोभ छोड़ने को तैयार नहीं था और ना ही सुनार ने गम खाया। आखिर सुनार इस बात पर राजी हुआ। सेठानी इस बारे में जो फैसला करेगी वही उसे मंजूर होगा। सेठ और सुनार सेठ के घरवाली के पास गए और लड़के पर अपना अपना हक जताने की बात कही। सेठानी ने जब ये मामला सुना तो उसकी अकल चकरा गई। आज तक किसी औरत के सामने ऐसा न्याय करने की नौबत नहीं आई होगी। झूठी लाज शर्म दूर हटाकर कहने लगी, सेठ मेरा घरवाला है और सुनार मेरा भाईला है। जब तुम दोनों को अपना अपना हक जताकर फैसला मुझसे करवाने में लाज शर्म ना आई तो मैं ही लाज शर्म का मुखौटा क्यों ओढ़ूं? सेठ की तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम माया के लोभी, अपनी नवेली दुल्हन की देह का सौदा करने में भी नहीं चूके, फिर तुम्हें ब्याह करने का क्या हक है? बेटे पर हक जताने वाले यूं परदेश ना जाते। मैं मान जाती तो सब दबा ढका रह जाता, ना होते हुए भी तुम इसके बाप कहलाते। मैं तुम्हें अपना घरवाला ही नहीं मानती तो बेटे का बाप होने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर उसने उसी लहजे में सुनार की तरफ देखकर कहा, हम तीनों जानते हैं कि बेटा तुम्हारे बीच का है।
खुद भगवान पूछे तो भी मैं सच्ची बात से इनकार नहीं करूंगी, लेकिन मेरे बेटे पर बाप का हक जताने वाला उसकी माँ को घर की मालकिन माने तो मैं इस झगड़े का सही फैसला करूं। अब तो सुनार का चेहरा फक पड़ गया। वो पांव की तरफ देखते हुए बोला, बेटा मेरा है तो मेरा ही रहेगा, मगर उसकी माँ को घर की मालकिन बनाऊं, इतना मूर्ख तो मैं भी नहीं हूं। जो अपने घर वाले की ना हो सकी वो मेरी कैसे हो जाएगी। सुनार की बात पर सेठानी को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसके सामने मानो अंधेरा सा छा गया। सेठ और सुनार सेठानी के पास आए तो झगड़े का फैसला करवाने थे, मगर झगड़ा और उलझ गया। सेठानी फिर बोली, कोख से जन्मा बेटा जीते जी माँ की गोद से अलग नहीं हो सकता। बेटा मेरा है और मेरा ही रहेगा। बेहयाई औरत के मुंह से जब दोनों ने ये बात सुनी तो उनकी मर्दानगी को गहरी ठेस लगी। सुनार ने कहा, अब इसका फैसला नहीं होगा तब तक चैन से मैं भी नहीं बैठूंगा। अब राजा के अलावा इसका न्याय कौन कर सकता था। भला तीनों ने राज दरबार में फरियाद लगाई तो दीवान ने कहा कि सारी बात सच सच बताओ। महाराज अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। राजा राजा के न्याय की तो देवता भी दाद देते हैं। सेठ ने फिर अपनी जुबान खोली और कहा, अंदाता, मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। मेरे आंगन में लगी फल की बेल इतनी बढ़ी कि बढ़ते बढ़ते उसका तांता पड़ोसी सुनार के घर चला गया। संयोग से सुनार के घर पहुंची बेल के तांते पर फल लगा तो सुनार फल को तोड़कर खा गया। पर फल का बीज तो मुझे मिलना चाहिए था। बीज का हकदार तो मैं ही हूं। सेठ ने सीधी बात ना कहकर इशारे में समझाई तो सेठानी भी उसी लहजे में कहने लगी, महाराज, मैंने दही जमाने के लिए गुनगुना दूध बिलोने में डाला तो ध्यान आया कि घर में तो जावन ही नहीं है। जावन लेने मैं सुनार के घर गई, वहां से जावन लाकर दूध जमाया। अब मैं नहीं चाहूं तो सुनार का हक छाछ पर भी नहीं है, लेकिन वो तो दही और मक्खन पर भी हक जताने लग गया है। ये कहाँ का न्याय है। फिर बारी सुनार की आई तो वो बोला, अंदाता, मेरे पास एक अनमोल मोती था, मगर मेरे पास उस मोती को रखने लायक डिबिया नहीं थी। मैं मानता हूँ कि सेठानी ने मुझे मोती रखने के लिए डिबिया दी, परंतु इससे मोती उनका तो नहीं हो जाएगा। उन तीनों की यह अनोखी फरियाद राजा और दरबारियों ने सुनी तो उन सबकी अकल चकरा गई। राजा सोचने लगा कि ये बातें तो तीनों की ठीक लगती हैं, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। उधर खिड़की में बैठी महारानी भी उनकी फरियाद सुन रही थी। जब उसने देखा कि राजा गहरे असमंजस में पड़े हैं तो वो राजा के पास आई। उसने खरा न्याय किया। कहने लगी, मैं तुम तीनों की बातों का मर्म समझ गई हूँ। मर्द इसका फैसला नहीं कर पाएंगे। सेठ को बीज की जगह पूरा फल दिला दूंगी और सुनार को उसका मोती डिबिया के बदले। अब तो मोती मिलने से रहा, मगर अब तो लड़के पर सेठानी का ही हक है। अब अगर किसी ने चूं चपड़ की तो खाल खिंचवा कर उसमें नमक भरवा दूंगी। मैं तुम दोनों के लक्षण अच्छी तरह से पहचान गई हूँ। तुम्हारी कुशलता इसी में है कि माँ को उसका बेटा संभला दो। रानी का फैसला सुनकर सुनार और सेठ एक दूसरे का मुंह ताकने लग गए और दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए।